हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान पुलिस सिलेबस में महिला एवं बाल अपराध जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे और उसमें हम महिला अपराध के अंदर अधिनियम पढ़ रहे थे जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम और सती प्रथा निवारण अधिनियम, दो अधिनियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो नेक्स्ट अधिनियम जो आपके लिए लेकर आए वो है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013, जो लेटेस्ट अधिनियम है 2013 का, और इससे क्वेश्चन बनने का लगभग चांस बनेगा राजस्थान पुलिस के अंदर। तो देखिए आप, जो आज का हमारा टॉपिक है कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम। यानी कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, निजी हो, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके निवारण के लिए अधिनियम 2013 लाया गया। उसके अंदर 30 धाराएं हैं, नियम 14 है, कुल अध्याय 8 है। हम इसको पढ़ने से पहले ये अधिनियम लाया क्यों गया, इसकी पृष्ठभूमि पूर्व की हमें जानकारी रखनी है। अर्थात ये अधिनियम आया उससे पहले अगर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता था तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए विशाखा गाइडलाइन भी थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेगा विशाखा गाइडलाइन का, तो उस पर हम चर्चा करते हैं पूर्व के बारे में। तो इसकी पूर्व की पृष्ठभूमि हम ले रहे हैं। पहले की जो पृष्ठभूमि, आपने मौलिक अधिकारों के अंदर पढ़ा होगा। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14, 15, 21, 19 जे के बारे में, 14, 15, 21, 19 जी, ये सभी महिलाओं के उत्थान के बारे में चर्चा करते हैं। कानून के समक्ष समता, है ना, अनुच्छेद 15 के अंदर आता है। लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे लड़का चाहे लड़की। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार दे रहा है ना, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार तो है ही है, लेकिन कैसा, गरिमा में जीवन, यानी कि कहीं भी जाए, चाहे पुरुष चाहे महिला, गरिमा में जीवन अपना जी सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद 19 जी आपको व्यापार वृत्ति करने की स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, अर्थात आप अपना व्यापार या वृत्ति कोई भी कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनके अंदर अगर हम बात करें ये अधिकार दे रखे और इसका उल्लंघन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो ये अधिकार भी इनसे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन एक मैं घटना आपको बता रहा हूँ, इस अधिनियम को लाने का पीछे रीज़न था, वो है 1992 की एक बहुत बड़ी घटना है जो काफ़ी राजस्थान भारत के अंदर चर्चा में रही थी। 1992 की ये घटना बातेरी गांव जयपुर की थी। कौन सा गांव है, बातेरी गांव जयपुर। 1992 बातेरी गांव जयपुर की यह घटना है। यहां पर एक महिला थी, उसका नाम था भंवरी देवी। क्या नाम था, भंवरी देवी। जो भंवरी देवी जो है साथिन का काम कर रही थी, ठीक है ना, महिलाओं के उत्थान से संबंधित साथिन का काम कर रही थी। अब क्या होता है, इस गांव के अंदर, बातेरी गांव के अंदर 1992 के अंदर एक बाल विवाह होता है। क्या होता है, बाल विवाह होता है। मात्र 1 वर्ष की बालिका की शादी होती है। कितने साल की, 1 साल की बालिका की यहाँ शादी होती है। और ये भंवरी अपनी साथिन के काम के तहत इस बाल विवाह को रुकाने का प्रयास करती है, रुकाना, कि ये गलत हो रहा है। ये अपने बेखूबी से अपने कार्य का निर्वाह कर रही थी यहाँ पर, कि ये बाल विवाह एक अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। इस कारण जिसकी शादी हो रही थी
उनके परिवार वाले को ये बुरा लगा। उनके परिवार वाले को क्या लगा? ये बुरा लगा था। ये संपन्न परिवार था। ये क्या था? संपन्न परिवार था। तो इन्होंने भंवरी देवी का क्या करते हैं? बलात्कार करते हैं। और ये बलात्कार गैंग रेप में होता है। कैसे होता है? गैंग रेप। 5 लोगों ने भंवरी देवी का रेप करते, गैंग रेप होता है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी उस टाइम की, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्या होता है? न्यायालय में ये मुकदमा जाता है जनहित याचिका के माध्यम से। जनहित याचिका, हमारे देश में जनहित याचिका के जनक है पीएन भगवती। जब ये मुकदमा वहाँ जाता है तो इन लोगों को रिहा कर दिया जाता फिर भी 1996 के अंदर। और वो कैसे रिहा किया जाता है? निर्दोष के रूप में, यानी कोई उनकी गलती नहीं है, ऐसा होता है। तो 1996 में ये रिहा हो जाते हैं। तो एक एनजीओ होता है, उसका नाम होता है विशाखा। एनजीओ का नाम क्या है? विशाखा। इस विशाखा एनजीओ के साथ और भी कुछ एनजीओ थे, 3-4 एनजीओ और भी थे उनके साथ मिलकर इस मुकदमे को कहाँ लेके जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, अंतिम अपीलीय न्यायालय। तो ये विशाखा एनजीओ इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है। हर बात समय, और सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है विशाखा एनजीओ के माध्यम से। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करता है और उसका नाम है विशाखा गाइडलाइन। यह एमपी ध्यान रखिए भैया आप, विशाखा गाइडलाइन। हर बात समय, यानी 1997 में सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन जारी करता है। अर्थात अगर ऐसा कोई अपराध होता है या ऐसी कोई संस्था है, उनके अंदर क्या प्रावधान होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी एक गाइडलाइन जारी करता है और उस गाइडलाइन को हम विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे? ऑप्शन आ गया दहेज, सती, है ना, लैंगिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा। तो आपका आंसर क्या होगा? लैंगिक उत्पीड़न से। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। या विशाखा गाइडलाइन कब जारी हुई? तो 1997 के अंदर जारी हुई। और इसका रीजन क्या था? भंवरी देवी भातेरी गांव 1992 जयपुर की घटना। हर बात समय। अब क्या होता है? विशाखा गाइडलाइन में जो प्रावधान किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो गाइडलाइन ये होते हैं कि 10 अगर कोई संस्थान है उसमें 10 से अधिक कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं, 10 से अधिक कर्मचारी अगर कार्य कर रहे हैं, हर बात समय, तो वहां क्या होगा? आंतरिक परिवार समिति का गठन होगा। आंतरिक परिवार समिति बनेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कोई भी संस्थान हो, जो निजी हो चाहे सरकारी हो, वहां पर यह आंतरिक परिवार समिति का गठन होगा। इस गाइडलाइन में था। दूसरा फैक्ट इसका ध्यान रखना, उन्होंने ये निर्धारित किया, अगर कोई महिला ऐसा शिकायत करती इस मुद्दे के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित, तो उस महिला को क्या किया जाएगा? उस कार्य जहां वो संस्था में काम कर रही है, महिला को संस्था से नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। बात समझ रहे आप? जिस संस्था में वो कार्य कर रही हैं वहां से, उस संस्था से उसे नहीं निकाला जाएगा, प्लस उसे प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा, उसे प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो आप? उस महिला को वहां से नहीं निकाला जाएगा, प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा। और जो संस्थान है निजी या सरकारी, अगर 10 कर्मचारी से ज़्यादा वहां पे कार्यरत हैं, तो वहां पे क्या होगा? आंतरिक परिवार समिति का गठन होगा। अब देखिए आप, विशाखा गाइडलाइन ने ये अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके बाद में क्या होता है? ये अधिनियम लाने का प्रयास किया जाता है
और इस अधिनियम को लाने का हमारे देश के अंदर जो पहला प्रयास हुआ था वो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। उस टाइम हमारे देश की जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी कृष्णा तीरथ, क्या नाम था उसका? कृष्णा तीरथ। 2007 के अंदर कृष्णा तीरथ जो हमारे देश में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। महिलाओं का भी उत्थान करना और बच्चों का भी उत्थान करना, ये मंत्रालय इसके पास था। उनका ये पहला प्रयास था 2007 के अंदर। फिर क्या होता है, ये अधिनियम लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा द्वारा जो ये पारित होता है ये अधिनियम 3/9/2012 में होता है। लोकसभा से कब पारित होता है? ये 3/9/2012। हर बात समय। फिर क्या होता है, ये अधिनियम राज्यसभा से पारित होता है। किससे पारित होता है? राज्यसभा से पारित होता है। और राज्यसभा से यह अधिनियम जो पारित होता है वह 26/2/2013 में होता है। 26/2/2013। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया। फिर विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास हो जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो इस पारित किया जाता है, इसको स्वीकृति दी जाती है, वो 23/4/2013। राष्ट्रपति इसको स्वीकृति कब देता है? 23/4/2013। कभी आ जाए ये डेट भी तो थोड़ा हमें ध्यान रखता है। ये तो हुआ राष्ट्रपति तक का। लेकिन जो ये कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पन्न निर्वहन प्रतिशत अधिनियम जो लागू होता है उसकी डेट को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। जो ये लागू की डेट इसकी 9 दिसंबर 2013। लागू कब होता है? ये 9 दिसंबर 2013। तो ये अधिनियम लागू हुआ उससे पहले की जो पृष्ठभूमि मैंने बताई है उसमें 1992 का आपको ध्यान रखना है। ये बड़ी घटना थी। इस घटना ने इस अधिनियम को लाने में अपना योगदान दिया था एक तरह से। और विशाखा गाइडलाइन को खास तौर पे आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट आईएमपी है, इसका ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। विशाखा गाइडलाइन कब जारी हुआ? 1997। और इस विशाखा गाइडलाइन में क्या था जो आपको मैंने ये बताया है। अब हम इस अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ पूर्व ज्ञान मैंने आपको बताया, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं और खास तौर पे विशाखा गाइडलाइन का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि विशाखा गाइडलाइन से पहले अगर लैंगिक उत्पीड़न होता था तो फिर क्या होता था, किस प्रकार से उनको सजा मिलती थी। इसके लिए आईपीसी की धारा 354 जो छेड़छाड़ से संबंधित हैं और आईपीसी की धारा 509 के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। कौन सी धाराएं? आईपीसी की धारा कौन सी है? 354 और 509। इनका लैंगिक उत्पीड़न से संबंध है। आईपीसी की धारा 354 और 509, इन धाराओं को भी आपको ध्यान रखना है। विशाखा जो गाइडलाइन जारी हुई, अगर कभी इस वाद का क्वेश्चन आ जाए कि इसको किस वाद से जाना जाता है तो ध्यान रखें आप, इसका वाद की हम बात करें, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के नाम से इस बात को जाना जाता है। विशाखा एनजीओ हो गया एक, तो अन्य बनाम का मतलब हो गया है और भी एनजीओ इसके साथ थे। राजस्थान सरकार और भारत सरकार इसके साथ में आएगा और इस विशाखा एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गया था और ये गाइडलाइन जारी हुई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस अधिनियम को विस्तार से समझते। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस अधिनियम में 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8।
अध्याय 8 थे, धारा कितनी है 30 है, नियम कितने 14 है। आप मेन ध्यान क्या रखना है, धाराएं कितनी है, ठीक है ना, कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। अब 30 धारा तो हम पूरी याद नहीं कर सकते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो धाराएं हम ले रहे हैं, और इसमें फर्स्ट धारा हम लेते हैं, धारा नंबर फर्स्ट। धारा फर्स्ट क्या कहती है ना, धारा फर्स्ट ये कहती है एक तो संक्षिप्त नाम, क्या आता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू, ये बातें उल्लेखित करती है धारा नंबर फर्स्ट। अब संक्षिप्त नाम की अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आपके सामने शुरुआत में मैंने लिखा हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 ये इसका नाम होगा, ये संक्षिप्त नाम हो गया। धारा नंबर 1 का फर्स्ट। विस्तार यानी कि इसका विस्तार का होगा, पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू। हर बात समय यानी कि किसी स्टेट विशेष में लागू हो रहा है, कि राजस्थान की घटना तो राजस्थान में लागू हुआ, मैंने बाद में क्या लिखा, भारत सरकार, यानी पूरे भारत के अंदर ये लागू हुआ है। हर बात समय अब आती बात लागू, लागू कब हुआ, ये 9 दिसंबर 2013, 9 दिसंबर 2013। तो ये धारा फर्स्ट कंप्लीट हुई, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 2। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 में इसकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, ध्यान रखें आप। अब देखिए आप, हमने देश अधिनियम जो पढ़ा निवारण का, उसकी धारा नंबर 2 भी परिभाषा लिख रही है, सती उसकी धाराएं भी 2 नंबर परिभाषित कर रही हैं, और इसकी धारा नंबर 2 भी क्या कर रही हैं, परिभाषा। तो 2 नंबर धारा आपको वैसे आसानी से याद हो सकती है, जिसके अंदर क्या कर रखा है, परिभाषाओं का उल्लेख कर रखा है। अब देखिए आप, इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं उल्लेखित हैं वो देखिए आप। एक तो परिभाषा लिखी हुई है प्रत्यर्थी की, हर बात में। दूसरी लिख रखी व्यथित महिला, व्यथित महिला। तीसरी परिभाषा लिखी हुई है इसके अंदर घरेलू कर्मकार, घरेलू कर्मकार को, हर बात समय। नंबर 4 में इसमें लिखा हुआ है नियोजक, और नंबर 5 में यह परिभाषा जो परिभाषित हो रही लैंगिक उत्पीड़न की। अब इन 5 शब्दों के अर्थ हमें आना चाहिए, और इनको 5 को यहां पर धारा नंबर 2 परिभाषित कर रही है। अब इसमें देखिए आप क्या परिभाषा है, प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी का मतलब यह है वह व्यक्ति यानी पुरुष जिसके ऊपर महिला आरोप लगा रही है और अपनी शिकायत कर रही है, धारा नंबर 9 के तहत। कौन सी धारा, 9। इस अधिनियम की धारा 9 के तहत व्यथित महिला पुरुष के जो उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है वो शिकायत दर्ज करा सकती है। तो प्रत्यर्थी कौन हुआ, पुरुष हुआ। हर बात में प्रत्यर्थी कौन होगा, पुरुष होगा, जो महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है। अब व्यथित महिला, यहाँ पे महिला को क्या नाम दे रखा है, व्यथित महिला। हर बात समय वह महिला जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, हर बात समय। अब ये व्यथित महिला, ध्यान रखें आप, घरेलू कर्मकार भी हो सकती हैं, जैसे घरों में काम करने के लिए जाती हैं, हर बात में। किसी ऑफिस विशेष में भी हो सकती हैं, किसी भी संस्थान के अंदर वो महिला हो सकती है जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न कर रखा हुआ हो। और इसमें कोई उम्र का फासला नहीं है, यानी कि 50 साल की महिला है, 16 साल की लड़की है, कोई भी महिला इसका हिस्सा है परिभाषित रूप में, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो ये हो गई व्यथित महिला। अब हम बात करते हैं घरेलू कर्मकार, जो घरों में कार्य करती है। मान लो जरूरी नहीं कि कोई संस्था ही स्थापित कर रखा हो, है ना, निजी कार्य भी तो होते हैं, और
महिलाएं जो घरों में झाड़ू पोछे लगाने, खाना बनाने के लिए जाती है, घरेलू कर्मकार भी हो सकती है, उसके साथ भी अगर अन्याय होता है तो भी वो जा सकती हैं। अरे उसकी परिभाषित कर रखा है। नियोजक वो होता है, मान लो कोई भी संस्थान है, उसका मेन जो हेड होता है वो नियोजक होता है। कोई भी संस्थान, मान लो स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हो गया, हर बार समय कोचिंग संस्थान डायरेक्टर हो गया है, तो कोई भी संस्थान है उसका मेन जो लीडर है वो नियोजक कहलाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और लैंगिक उत्पीड़न को खास तौर पे हमें ध्यान रखना है, क्यों हम अधिनियम ही से संबंधित पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको विस्तार से लें तो धारा नंबर इसकी 2 कौन सी आ रही, 2 लैंगिक उत्पीड़न को साथ में परिभाषित कर रही है। हर बात समय अब वो क्या कह रही, लैंगिक उत्पीड़न के रूप में इसको धारा वो ये कह रही हैं कि किस प्रकार से लैंगिक उत्पीड़न हो सकता है। मान लो किसी महिला को लज्जित कर रहे, वो भी शोषण कहलाएगा, इसमें खास तौर पे ध्यान रखना है। अब कैसे होगा लैंगिक उत्पीड़न? भावपूर्ण, मान लो कोई ऑफिस में महिला आई या कार्य कर रही हैं और उस संस्थान में पुरुष उसको भावपूर्ण तरीके से देख रहा है। हर बात समय यानी कि एक देखने का नजरिया उसका अलग है, उसका देखने का नजरिया अलग है, वो एक उसका लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा, भावपूर्ण दृष्टि से देखना। हर बात समय दूसरा अगर हम बात करें शब्दपूर्ण, कुछ उसको गलत बोलें, कुछ उसको गलत असली शब्दों का प्रयोग करें उसको सुनाकर, तो ये भी एक लैंगिक उत्पीड़न हो गया। हर बात समय और अगर हम बात करें यौन शोषण करें, ये तो सीधा ही लैंगिक उत्पीड़न ही है। हर बात में यौन शोषण करना। और अगर हम बात करें अश्लील मैसेज या वीडियो भेजे या दिखाए, या तो अश्लील मैसेज उनको दिखाए या फिर उनके फोन पर भेज रहे हैं हर बात समय, तो ये सब चीजें किस में आ रही हैं? लैंगिक उत्पीड़न में आ रही। और भी अगर हम बात करें मानसिक रूप से भी हो सकता है, ये धार्मिक रूप से भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है। यानी कि लैंगिक उत्पीड़न में अगर आप उनको अलग दृष्टि से देख रहे हो, अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हो हर बात समय, जैसे मान लो हाथ टच कर रहे हो आप, एक जैसे ऑफिस में वर्क कर रही महिला अगर कोई बुक्स या कागज जो होते हैं दिए जा रहे हैं, एक हाथ टच हो गया, एक नॉर्मली रूप से टच हो गया वो अलग है, और एक जानबूझकर अगर आप टच कर रहे हो बार बार, तो वो भी एक क्या कहेगा? लैंगिक उत्पीड़न का ही रूप है। वो भी एक क्या है? लैंगिक उत्पीड़न का रूप है। कहने का मतलब ये है कि एक जानबूझकर कार्य एक अलग दृष्टि से आप कर रहे हो महिला के साथ, जिस संस्थान में वो महिला काम कर रही हैं वो सब एक लैंगिक उत्पीड़न का हिस्सा है और महिला उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। ये परिभाषित कर रखा है इस अधिनियम की धारा नंबर 2 के अंदर। ऑफ कोर्स ये धारा नंबर 2 आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं धारा नंबर 3। कौन सी? धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 ये कहती है, धारा नंबर 3 लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। क्या होगा? लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, कि किस प्रकार से लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किया जा सकता है। इसके लिए आईएमपी जो होगी 3 से आगे, भाई उनका निवारण करना है तो धारा 4, 5, 6 को हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट धारा लेते हैं। नेक्स्ट धारा जो हम ले रहे हैं धारा नंबर 4। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 के अंदर आंतरिक परिवार समिति के गठन का प्रावधान है। किसका? आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति, इसको क्या कहते हैं? आईसीसी। क्या है? आईसीसी।
ठीक है। तो आंतरिक परिवार समिति का उल्लेख कौन सी धारा के अंदर उल्लेखित है? धारा नंबर 4 के अंदर। ये 4 का आंकड़ा और आप याद कर सकते हैं। इस समिति में जो सदस्य होते हो कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। और इस समिति का जो गठन होता है, कोई भी संस्थान चाहे निजी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, अगर उस संस्थान के अंदर 10 कर्मचारी कार्यरत हैं नियोजक समेत, यानी उसका अध्यक्ष जो होता है, लीडर होता है उस समेत, अगर 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ पर इस समिति का गठन होगा। न्यूनतम, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 10। वहाँ पे एक अनिवार्य रूप से समिति का गठन करना पड़ेगा। अगर ये लोग समिति का गठन नहीं करते हैं तो इस अधिनियम की धारा नंबर 26 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जो ये 4 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का खास तौर पे हमें ध्यान रखना है। जो इसका जब गठन होगा लिखित रूप में, तो जो लीडर होता है वो कहलाता है पीठासीन अधिकारी। क्या कहलाएगा? पीठासीन अधिकारी। और जो ये पीठासीन अधिकारी जो बनेगा वो कौन बनेगी? महिला बनेगी। कौन बनेगी? महिला बनेगी, ठीक है ना। प्लस 2 सदस्य और बनेंगे। जो संस्थान है जहाँ कार्य चल रहा है वहाँ के कर्मचारी बनेंगे। वहाँ के कौन बनेंगे? कर्मचारी बनेंगे। और वो कर्मचारी बनेंगे जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और या उनके पास ज्ञान है, विधिक ज्ञान। एक सदस्य जो बनेगा वो एनजीओ से आएगा। वो किससे आएगा? एनजीओ से। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन सभी में 50% महिला होना ज़रूरी है। 50% या अधिक महिलाएं होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 50% महिला नहीं है तो कैसे बनेगी? यानी कि पहली दफ़ा तो जहां वहाँ समिति गठन होगा वहाँ महिला 10 कर्मचारी के अंदर है, जब भी वो समिति कार्य करेगी, समिति बनेगी, बाकी बनेगी नहीं। और वो जो महिला एक भी होगी तो ये कौन हो जाएगी? ये पीठासीन अधिकारी महिला बन जाएगी, ठीक है। अब एक महिला और होनी चाहिए 50% करने के लिए, तो कहाँ से आ गया? एनजीओ से आ गया। तो हो गया नहीं यहाँ पे 50% का आंकड़ा। वापिस समझे भाई, 50% महिला आपको लेकर आनी है या होनी चाहिए इसके अंदर। तो पहली दफ़ा तो जब समिति गठित होगी, एक भी महिला है 10 कर्मचारी में तो ही ये समिति का प्रावधान है। जब एक की महिला है तो वो पीठासीन अधिकारी महिला बन जाएगी, लीडर। और 50% हमें लेकर आना है तो एक सदस्य कहाँ से लेके आ जाएंगे? एनजीओ से, अर्थात वो इस संस्थान में कार्यरत नहीं, बाहर से वो इसके अंदर आएगा। इस प्रकार से 50% का आंकड़ा पूरा होता है। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल होता है? 3 साल होता है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितने साल होता है? 3 वर्ष होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको धारा नंबर 4 आपके समझ में आ गई होगी। क्या कहती? आंतरिक परिवार समिति का प्रावधान। अब धारा नंबर 5 की बात करते हैं हम। धारा नंबर 5, धारा नंबर 5 जिला अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। जिला अधिकारी की नियुक्ति, जिला अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है। और इसकी नियुक्ति जो करती है जिला अधिकारी की, वो कौन करती है? राज्य सरकार। ठीक, इतना ही हमें ध्यान रखना है इसमें। अब ये धारा नंबर 6, ये आईएमपी, वापिस धारा नंबर 6 आईएमपी है, इसके साथ आप जोड़ ले इसको। धारा नंबर 6 जो स्थानीय परिवार समिति का गठन करती है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होती है स्थानीय परिवार समिति का गठन, LCC। हर बात समय तो ये हो गई स्थानीय परिवार समिति और ये होगी आंतरिक परिवार समिति। अब इस दोनों समितियों को आप समझें। स्थानीय परिवार समिति जो गठित होती है या समिति का जो बात है वो देखिए आप, मान लो यहाँ पे 10 कर्मचारी हैं जब ये समिति आ रही है अस्तित्व में, और मान लो जहाँ पे 10 कर्मचारी है ही नहीं है, कम है,
तो वहां पे भूमिका आ जाती है स्थानीय परिवार समिति की। वहां पे भूमिका किसकी आ जाती है? स्थानीय परिवार समिति की। यहां पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता, महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो स्थानीय परिवार समिति के पास ये मुकदमा लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जहां पर 10 कर्मचारी से कम कार्यरत हैं, वहां पे आंतरिक परिवार समिति बनती नहीं है, तो मुकदमा कहां पर लेके जाएंगे? स्थानीय परिवार समिति पर। और स्थानीय परिवार समिति हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद्यमान होती है। इसके अंदर देखिए आप, जो सदस्य होते हैं 4 सदस्य, कितने होते हैं इसमें? 4 होते हैं। वही सिस्टम इसके अंदर है 1+3, ठीक है, 1+3। एक जिलाधिकारी हो गया इसका अध्यक्ष, हर बात समय, ठीक है ना। और 3 जो अन्य सदस्य हुए उनमें, और दोनों को मिलाकर 50% महिलाओं का आपको हमें ध्यान रखना है। और कार्यकाल इस समिति के सदस्यों का भी कितना होता है? 3 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। तो आया समझ में आपके? ये हो गई 10 सदस्यों पर, और न्यूनतम सदस्य 10 से कम है वो लोग जिस महिला के साथ, मान लो उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं घरेलू काम कर रही है या नौकरानी काम कर रही है, उसका जहाँ झाड़ू पोछे लगा रहे हैं उनके मालिक ने ऐसा उनके साथ गलत अपराध कर दिया है, तो वो कहाँ जाएगी? क्या आंतरिक परिवार समिति में जाएगी? वो कहाँ जाएगी? डायरेक्ट स्थानीय परिवार समिति में। उनके लिए कोई समिति है ही नहीं, उसके लिए कोई समिति है ही नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना, दोनों समितियों को। आपको ऑफकोर्स ये समिति समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट समिति। धारा नंबर 7। कौन सी? धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 क्या कहती है? स्थानीय परिवार समिति की संरचना। स्थानीय परिवार समिति की क्या है? संरचना। हमने धारा नंबर 6 में बता दिया है। संरचना में क्या है? 4 सदस्य होते हैं जिसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, और कार्यकाल कितना होता है उनका? 3 साल होता है, ठीक है। अब लेते हम धारा नंबर 8 कि धारा नंबर 8 क्या कहती है? धारा नंबर 8 अनुदान की बात करती है। किसकी बात करती है? अनुदान की बात करती है। और इनको जो अनुदान जो दिया जाता है केंद्र द्वारा राज्यों के अनुरूप। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा राज्यों के अनुरूप। जिस प्रकार से केंद्र राज्य सरकार मांग करती है उसके अनुसार उनको मिलता है। तो अनुदान का जो उल्लेख हो रखा है वो कौन सी धारा में हो रखा है? धारा नंबर 8 में। संरचना स्थानीय परिवार समिति की धारा नंबर 7 में हो रखी है। आरी बात समझ? अब देखिए हम नेक्स्ट धारा लेते हैं, धारा नंबर 9। ये आईएमपी, धारा नंबर 9 आईएमपी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। धारा नंबर 9 ये कहती है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। लैंगिक उत्पीड़न जो होता है, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, है ना। लैंगिक उत्पीड़न का जो परिवाद पेश होता है, जो केस दायर होता है, एक तरह से सूचना जो दी जाती है समितियों को, उसका जो उल्लेख होता है वो धारा नंबर 9 में हो रखा है। इसमें कुछ बातें लिखी हुई जो हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या बातें लिखी हुई? नंबर 1 देखिए आप, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर महिला का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न होता है, उसकी जो घटना होती है उसके 3 माह के अंदर लिखित में शिकायत देनी पड़ेगी उस महिला द्वारा, चाहे स्थानीय परिवार समिति चाहे आंतरिक परिवार समिति के अंदर। जिस प्रकार से सिचुएशन है, आंतरिक में 10 कर्मचारी से अधिक हैं और स्थानीय में कम है, ठीक है ना। और अगर लिखित शिकायत देने में अगर वो महिला असमर्थ हैं, मान लो पढ़ी लिखी नहीं, घरेलू कर्मकार करने वाले कार्य करने वाली महिला है, तो उसका सपोर्ट कौन करेंगे? उस समिति के जो लीडर कर्मचारी वगैरह हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे। हर बात समय, मान लो 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया उनको शिकायत करने में, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अगर वो महिला या जो व्यतीत महिला है, उस महिला को व्यतीत महिला नाम दे रखा है, वो उनको संतुष्ट कर देती है अपना कोई ऐसा रीज़न बताकर, तो हो सकता है 3 माह और ज़्यादा कार्य उसका समय बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने पहले ही देर निर्धारित कर रखे, 3 महीने अधिक वो समितियाँ अपने स्तर पे बढ़ा सकती है। हर बात समय, और अगर वो व्यतीत महिला शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम है बात बोलने में, हर बात समय, तो उनके जो वारिस होंगे
या रिश्तेदार होंगे वो उनका सपोर्ट करेंगे और वो बात उनको लिखित में देंगे। तो ये 3-4 बातें जो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे 3 माह के अंदर आईसीसी एलसीसी को रिपोर्ट देना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हुआ उस तारीख से। अरे बात समय 3 माह के अंदर देना है, ये नहीं कि 5 साल बाद में आए कि मेरे साथ उसने ये किया, तो मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर वो लिखित शिकायत देने में असक्षम है, लिखित शिकायत देने में असक्षम है, भाई पढ़ी लिखी नहीं मान लो, घरेलू कर्मकार हैं, अरे बात समय, तो उनके जो समिति में कर्मचारी होंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे लिखने के अंदर, ठीक है। ये नहीं कि वो लिख नहीं जानती तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए आप, अगर इसके अंदर आईसीसी आंतरिक परिवार समिति है ना, एलसीसी स्थानीय परिवार समिति को उपयुक्त कारणों के आधार पर 3 माह का समय बढ़ाना। अब इसको समझे आप, मैंने एक दफ़ा बात की यहाँ पर इस 3 माह की कि 3 माह के अंदर आपको रिपोर्ट देनी। मान लो कोई महिला, व्यतीत महिला ने 3 माह से उसका समय ज़्यादा हो गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाई समिति के अंदर, तो क्या उसका एक्सेप्ट नहीं होगा? हाँ, अगर वो वहाँ के जो नियोजक अधिकारी जो हैं उनको अगर वो संतुष्ट कर दे कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ये घटना हुई थी, उसके बाद में बुखार आ गया, बीमार हो गई, ये हो गया, तो ऐसे कोई ऐसा बड़ा रीज़न उपयुक्त हो जाता है तो उनका 3 माह का समय बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये भी बात इस धारा नंबर 9 में लिखी हुई है ना। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर वो व्यतीत महिला मान लो शारीरिक रूप से है ना, मानसिक रूप से असक्षम है, बोल नहीं सकती है ना, तो ऐसी सिचुएशन, बोल भाई शारीरिक रूप से बोल नहीं पा रही, मानसिक मेंटली एब्सेंट है और उनके साथ ऐसा हो गया, तो देखिए आप, उनके जो वारिस होंगे या रिश्तेदार होंगे, वारिस का मतलब समझ गए पेरेंट्स वगैरह ना, रिश्तेदार हो गए, वो उनके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो ये बातें जो लिखी हुई है वो कौन सी धारा में लिखी हुई है? धारा नंबर 9। आया समझ में आपको धारा नंबर 9? मेरे को पता है बिल्कुल आ गया होगा आपके समझ में धारा नंबर 9। अब देखिए हम धारा नंबर 10 की बात करते हैं। धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 सुलह की बात करती है, राजीनामा की बात करती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्या करती है? राजीनामा की बात करती, मध्यस्थता द्वारा सुलह, मध्यस्थता द्वारा सुलह। इसमें क्या होता है? मध्यस्थता द्वारा सुलह की बात होती है, लेकिन यह बात ध्यान रखें आप, ऐसा नहीं कि आप जाकर कह दे या समिति को सदस्य कर दे इसको सुलह कर दे, नहीं ऐसा नहीं, या प्रत्यार्थी जाके कह देता है समझौता कर लिया जाए, इससे बात नहीं चलेगी। इसमें यह होगा व्यतीत महिला, कौन महिला? व्यतीत महिला खुद अनुरोध करे, व्यतीत महिला खुद अनुरोध करे, व्यतीत महिला जिसके साथ ये घटना घटी है वो खुद अनुरोध करें तो फिर ये राजीनामा हो सकता है और उसकी बात को माना जा सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसकी कुछ रिपोर्ट जो होती हैं जिला अधिकारी नियोजक अपने पास भी रखते हैं, प्लस जो प्रत्यार्थी उसको भी समझौते की रिपोर्ट देते हैं और व्यतीत महिला को भी अपनी प्रति देते हैं रिपोर्ट की समझौते की कॉपी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये सुलह की बात करती है धारा नंबर 10। तो धारा 7 स्थानीय परिवार समिति की संरचना, 8 अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों के अनुरूप जो मिलता है, और धारा नंबर 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद जो पेश होता है, और 10 में मध्यस्थता द्वारा सुलह की बात की जाती है। हर बात समय। और धारा नंबर 11 जो है वो परिवाद की जांच करती है। धारा नंबर 11 क्या करती है? परिवाद की जांच करती है। धारा 11 परिवाद की जांच, जो मुद्दा है उससे संबंधित उसकी जो जांच की बात आती है
वो धारा नंबर 11 करती है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, स्थानीय परिवार समिति जब इसकी जांच करती है और उससे पाया जाता है कि वास्तविक ये घटना घटी है, तो 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सीधी पुलिस थाने में दर्ज कराएगी स्थानीय परिवार समिति, और इस पर आईपीसी की धारा 509 प्रभावी होगी। कौन सी धारा प्रभावी होगी? आईपीसी की धारा 509 इसमें प्रभावी होगी। 7 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट आगे पेश करनी पड़ेगी। तो ये धारा आपके समझ में आ गई होगी 11 भी, ठीक है ना। धारा 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हम लेते हम नेक्स्ट धारा 19, सीधी आईएमपी धारा नंबर 19 ही है, ध्यान रखें आप, जिसमें लिखा हुआ है नियोजक के कर्तव्य। नियोजक सबसे तात्पर्य आपको मैंने बताया था, मान लो कोई संस्थान है, उसका जो हेड होता है वो नियोजक होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से समितियों का गठन करें, किस प्रकार से कर्मचारियों के साथ अपना बर्ताव करें, किस प्रकार से संस्थान को लेकर चलें, और लैंगिक उत्पीड़न से अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसको किस प्रकार से हल करें, उनकी तरफ से जो उनके कर्तव्य हैं वो आते हैं धारा नंबर 19 के अंदर। हर बात समय। और धारा नंबर 20 के अंदर आते हैं जिला अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान। जिला अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान जो धारा 20 कहती है। जिला अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान। हर बात समय भाई, ये तो आंतरिक परिवार समिति में नियोजक होता है, और जिला अधिकारी जो होता है स्थानीय परिवार समिति में होता है। तो जिला अधिकारी के जो कर्तव्यों का प्रावधान आता है, उसके क्या कर्तव्य वो धारा नंबर 20 में आते हैं। और धारा 21 ये कहती है समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब कौन सी समिति, चाहे स्थानीय चाहे आंतरिक परिवार समिति, जो भी अपनी रिपोर्ट है वो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी धारा 21 के तहत। और धारा 24 ये कहती है विज्ञापन से संबंधित। धारा 24 क्या है? विज्ञापन से संबंधित। मेन धारा ले रहे हैं, ध्यान रखें आप। विज्ञापन का उल्लेख करती है धारा नंबर 24। अब विज्ञापन की बात जो आती है उसमें क्या प्रावधान है? समुचित सरकार, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो इस अधिनियम को प्रसारित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने का पूरा प्रयास करेगी, विज्ञापन डालेगी, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और लैंगिक उत्पीड़न रोक सकें। तो सभी सरकारें इसका क्या करेगी? बढ़ावा देगी। सभी सरकारें बढ़ावा देना किसको? इस अधिनियम को। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए आप, धारा नंबर 24 के बाद सीधी धारा नंबर अगर बात करें तो धारा 26 आती है आईएमपी। आज समय धारा 26 का हमने पहले भी जिक्र कर लिया। अगर इसमें जो प्रावधान दे रखे हैं इस अधिनियम में, अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको दंड मिलेगा। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड, और कितना मिलता है? जुर्माना 50,000 रुपये जुर्माना होता है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मान लो आपका संस्थान है कोई भी, चाहे निजी है, हर बात समय अगर आपने आंतरिक परिवार समिति गठन नहीं किया, 10 कर्मचारी हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और कितना लगेगा? 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे हैं संस्थान, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सभी पुरुष हैं, 20 पुरुष काम कर रहे हैं, महिला है ही नहीं, तो क्या हमें आंतरिक परिवार समिति बनानी? नहीं बनानी। क्यों? ये अधिनियम किसके लिए है? ये अधिनियम किसके लिए? ये महिलाओं के लिए। ये अधिनियम किसके लिए? महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाओं से संबंधित ही होगा। हर बात समय आपके दिमाग में ये आता होगा कि जैसे कार्यस्थल पर जो
लैंगिक उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ ही होता है, क्या पुरुषों के साथ नहीं होता है? लेकिन पुरुषों का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं दे रखा है इस अधिनियम में कहीं भी नहीं कि ये महिलाओं से स्पेशल इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर महिलाओं यानी व्यतीत महिला के साथ ही ऐसा होता है तो ही उसकी सुनवाई होगी, पुरुष की इसमें सुनवाई नहीं होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नंबर धारा 27 ये कहती है न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान, ठीक है ना, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाता है। धारा नंबर 27। धारा 29 नियमों का उल्लेख। मैंने शुरुआत में बताया था कितने नियम हैं? 14 नियम हैं। हम 14 नियम को डिटेल से पढ़ना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। आपको मेन ध्यान रखना है कि नियमों का उल्लेख कौन सी धारा करती है? धारा नंबर 29 करती है। और धारा नंबर 30, टोटल धाराएं कितनी हैं? 30 हैं। कठिनाइयों को दूर करना केंद्र सरकार द्वारा। कौन सी कठिनाइयाँ? इस अधिनियम से संबंधित। अगर इस अधिनियम से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कठिनाइयों को दूर कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए प्रावधान है कि 2 साल के अंदर केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना को संसद के समक्ष रखा जाएगा। कितने साल के भीतर? 2 साल के अंदर अधिसूचना रखेगी, वो अधिसूचना जारी करेगी और वो कहाँ रखेगी? संसद में। हर बात समय। तो ये बातें हुई इस अधिनियम की धारा टोटल 30 के बारे में। मेरे को पूरा विश्वास है कि अधिनियम समझ में आया होगा। और अगर इस अधिनियम से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया आपके, निश्चित रूप से आप अगर इस क्लास को सही तरीके से आपने समझी, निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को राइट कर दोगे। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें अगर क्लास पसंद आई है आपको, और आगे क्लास को शेयर भी करें ताकि ज़्यादातर बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।